आज अपन थर्ड पार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो टेक्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। क्या इन टेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, मैं लिख देता हूँ। पेज नंबर कौन सा है? अ, इसमें पेज नंबर अगर अपन देखें और फिर देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हो। वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज? अगर आप हीटर देखोगे, मान लेते हैं ये हीटर है। ठीक है, देखते हैं। ये मान लीजिए हीटर है और ये इसकी कॉर्ड है। ये कॉर्ड है और ये हीटर है। तो बोल रहा है कि यार दोनों तो तार है, कॉर्ड भी एक तार है, हीटर के एलिमेंट में भी एक तार है। तो हीटर क्यों गर्म होता है और कॉर्ड जो करंट ला रही है वो गर्म नहीं होती है, और जहाँ पहुँचा रही वो गर्म हो जाता है? ऐसा क्यों भेदभाव है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हीटर है वो बनता है नाइक्रोम से। इससे बनता है नाइक्रोम से। ठीक है, और हमने पढ़ा है नाइक्रोम एक एलॉय है, और एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। इस नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से क्या है? रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और रेजिस्टेंस होने से ज़्यादा होने से जो हीट है वो भी क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। जो हीट है वो भी बहुत है ज़्यादा। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो तार है जो ले जा रही है, मान लो ये एल्यूमिनियम की है। ठीक है, लेकिन ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये आपका नाइक्रोम का है। अलग अलग मटेरियल है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल है। तो अलग अलग मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी भी अलग है, रेजिस्टेंस अलग है और हीट भी अलग है। इसलिए ये हीटर एलिमेंट हीट अप हो जाता है और कॉर्ड हीट नहीं होती है। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे नाइक्रोम वायर है मेरे हाथ में, जो स्टाइलिस आप देख रहे हो। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं इसके थ्रू, उसको बहुत ही नैरो पाथ प्रोवाइड करेगा, बहुत पतला। आप कभी वैष्णो देवी गए होगे, यहाँ सतना में जो है सेंट्रल जेल में, वहाँ पे एक रास्ता है, बहुत छोटा सा है, उससे घुस के निकलना पड़ता है। और मान लो और छोटा होता है और तकलीफ होती ना। तो ये जाने की जो जगह है ना इलेक्ट्रॉन की, बहुत ही कम देता है। तो इलेक्ट्रॉन एकदम बहुत उसको तकलीफ होती है। और जब तकलीफ होगी, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, सिमरिया चौक में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और आप ट्रैफिक बढ़ ही नहीं रहा है 1 घंटे से, तो तकलीफ होगी ना, या बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा है, गुस्सा आएगा ना। तो वही है, जब इलेक्ट्रॉन को भी जब जाने को होता है बहुत ही संकरे रास्ते से, तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि कोलाइड करता है। कोलिजन इज द मदर ऑफ हीट, मैंने बताया था। इसे हीट क्या होती है? ज़्यादा डेवलप होती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा पॉइंट आपको। अब सेकेंड, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफर। अब देखते हैं गिवन क्या क्या है। तो जो चीज़ कूलम में होती है वो चार्ज होता है, तो हमें गिवन है चार्ज। कितना चार्ज हमें गिवन है? 9600 कूलम। और हमें क्या गिवन है? टाइम। टाइम हमें कितना गिवन है? 1 आवर। और हमें क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है? 50 वोल्ट। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है हीट जनरेटेड, एच। हमें कैलकुलेट करना है एच, हीट जनरेटेड। ठीक है, तो हमने हीट जनरेटेड के फॉर्मूलेज देखे थे। ठीक है, अगर आपको याद हो। ठीक है, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला हमने देखा था। देखो, एक ये फॉर्मूला है पी आई टी। ठीक है, और एक फॉर्मूला क्या था? I²RT, है ना? अगर नहीं आता तो एक बार फिर से देख लीजिएगा आप। ठीक है, पार्ट 2 देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो ये अपन ने वर्कआउट किया था हीट जनरेटेड के फॉर्मूले। तो इसी में अपन को अब कैलकुलेट करना हीट, और Q दिया गया है, T दिया गया है।
और एच, तो हम जानते हैं, हम एक फॉर्मूला हमारे पास है वी आई टी। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? एच का, हीट जनरेटेड का हमारे पास फॉर्मूला है वी आई, और बच्चा आई खुद क्या होता है? क्यू बाय टी। तो टी और टी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। वी कितना दिया गया है? 50। और क्यू कितना दिया गया है? 9600। तो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 48, एक ये जीरो और दो इसके जीरो, ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा हीट। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, कैसे हमने हीट, देखो इसको अलग से ऐसे लिख देते हैं, हीट जो आया हमारा 4 8 1 2 3 4, 4,80,000 जूल, ये हमारा आ गया है, हीट आ गया है। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकंड। देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। थर्ड इन टेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमें जो गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है हमें रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम। ठीक है, 20 ओम हमें रेजिस्टेंस गिवन है, और करंट 5 एम्पियर का है, और टाइम 30 सेकेंड। करंट 5 एम्पियर का है, करंट हमारा 5 एम्पियर का है, और टाइम हमारा है 30 सेकेंड, और हमें निकालना है heat। तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हम जानते हैं कि हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। आई कितना दिया है? 5, तो 5 का स्क्वायर। आर कितना दिया बच्चों? 20, और टी कितना दिया बेटा? 30। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 3 जा 6 00, 6 5 जा 30, 3 12 15 150, और ये जीरो, तो 15,000 जूल, ये आ जाएगा आपका हीट। ठीक है, हीट को अपन जो निकालते हैं वो निकालते हैं अपन जूल में निकालते हैं, तो 15,000 आएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया, H = I²RT। ठीक है, फिजिक्स इज अबाउट फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले तो आपको याद करने ही है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो हम सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब इसमें बच्चा दो हमारे है, एक तो है बल्ब, बल्ब के बारे में हम जानेंगे, और एक हम जानेंगे फ्यूज़ के बारे में। इसके बारे में जानेंगे, फ्यूज़ के बारे में। तो बल्ब आपने देखे होंगे, पुराने बल्ब देखे होंगे जो 100 वाट के आते थे, नहीं देखे तो अभी भी आप मिल जाएंगे आपको 100 वाट के बल्ब। ठीक है, तो बहुत हैवी से होते थे ये, ऐसे बल्ब आपने देखे होंगे। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इस ये एलिमेंट यूज होता है टंगस्टन। टंगस्टन, ठीक है, तो ये बहुत स्पेशल एलिमेंट है। एडिशन को बहुत टाइम लगा इसको खोजने में, उसने 100 एलिमेंट ऐसे टेस्ट किए, 100 से लेके, और फिर उसको ये टंगस्टन एलिमेंट मिला। क्या खास बात है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है, अगर देखा जाए तो 3380 होता है। कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट इसका जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज़ जब हॉट होती है तो लाइट इमिट होती है, लेकिन लाइट तब इमिट होती है जब उसका कम टेम्परेचर कम से कम 3000 के आसपास हो। तो व्हेन टेम्परेचर of body is nearly 3000 degree Celsius, it emit light।
तो वो क्या इमिट करता है, लाइट। ठीक है, और ये कहाँ तक जा सकता है, टंगस्टन 3380। ठीक है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ये तो सह लेगा, मेल्ट नहीं होगा, और ये क्या देगा, लाइट देगा। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। और जितने भी एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह, वो इस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे, बचेंगे ही नहीं, तो लाइट क्या देंगे। इससे काफ़ी ये क्या है, स्पेशल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ग्लास केसिंग यूज की गई है, और इसमें जो गैस भरी गई है, नाइट्रोजन गैस भरी गई है। क्या भरी गई है, नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी गई है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस नोवेल गैस है, रिएक्ट नहीं करती, आलसी गैस है। ये मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, टंक्शन एक मेटल है, रिएक्शन हो जाएगा तो टंक्शन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी कैसी, जैसे वो मेल्ट नहीं होता है इतने हाई टेम्परेचर में, तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो नाइट्रोजन गैस इज filled so that it does not react with मेटल। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है जिससे कि वो मेटल के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, आगे बात में मेटल के साथ रिएक्ट ना करे। आई होप आपको इसका समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट। देखो अब इसमें तो करंट ही आ रहा है ना, आई। ठीक है, तो करंट अपने साथ क्या लाता है, हीट लाता है। ठीक है, तो जैसे करंट आता जाएगा, हीट बढ़ती जाएगी और उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जब उसका टेम्परेचर 3000 के आसपास होगा तो वो क्या देगा, लाइट देगा। तो यही तो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीट, है ना, कि हम कैसे यूज कर रहे हैं करंट को ऐसा हीट के रूप में। ठीक है, अब हम फ्यूज की बात करते हैं। तो फ्यूज आपने देखा है क्या, शायद नहीं देखा होगा, लेकिन एमसीबी तो जानते होगे ना, घर में एमसीबी होती है, किस लिए होती है। कभी कभार एमसीबी डिप कर जाती होगी, क्यों कर जाती है, तो जब करंट एक्सेस हो जाता है, करंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो तुम्हारी एमसीबी ड्रिप कर जाती है, क्योंकि वो एक्सेस करंट अगर तुम्हारी अप्लायंस तक पहुंच गया, तुम्हारी अप्लायंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, वर्क नहीं करेगी, ठीक है, बेकार हो जाएगी अप्लायंस। ठीक है, तो हर एक अप्लायंस का एक करंट कैपेसिटी होता है। अगर करंट उससे ज़्यादा आएगा तो अप्लायंस क्या हो जाएगी, वर्क नहीं करेगी। तो हम चाहते हैं कि देखो वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो होते रहते हैं घर में। ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ गया तो करंट भी बढ़ जाएगा, और ज़्यादा करंट अगर अप्लायंस में पहुंच गया तो अप्लायंस क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, हम अप्लायंस मान लो कुछ महंगी महंगी भी आती हैं, जैसे एसी है, 50-50 हज़ार के आ रहे हैं, वो चले गए वोल्टेज फ्लक्चुएशन में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये ना हो, तो कंपनी एक फ्यूज भी देती है बहुत महंगी डिवाइस के साथ। ये है क्या, तो अगर हम ये बात करें तो ये क्या है, ये एलॉय है, एलॉय ऑफ एसन। एसन पता है क्या होता है, टिन। टिन का एलॉय है विच इज थिन, बहुत ही पतला होता है, एंड मेल्टिंग पॉइंट इज लेस। और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये ऐसा एलॉय है जो बहुत पतला होता है, बहुत पतली तार होती है टिन की, एलॉय की, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। देखो जस्ट बल्ब से अपोजिट, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये एक डिवाइस है आपकी, एसी है, और आपने फ्यूज लगा दिया, ये फ्यूज है। ठीक है, और मान लो एसी की जो करंट कैपेसिटी है, एसी की जो करंट कैपेसिटी है, कितना मैक्सिमम एसी करंट ले सकता है, मान लेते हैं 5 एम्पियर। क्या मान लेते हैं, 5 एम्पियर, इतना एसी ले सकता है। लेकिन आपका आ रहा है 6 एम्पियर, और डायरेक्ट एसी भी चला गया तो चला जाएगा एसी, है ना। तो मान लो आपने फ्यूज भी 5 एम्पियर का ले लिया। ठीक है, तो 6 एम्पियर जब करंट आएगा तो फ्यूज क्या कर जाएगा, फ्यूज, फ्यूज मतलब वो वायर, जो वायर थिन वायर ना, उसी को फ्यूज बोलते हैं, विल मेल्ट। क्या करेगी वो, मेल्ट कर देगी, एंड ब्रेक द सर्किट, और सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट अपने साथ हीट लाता है, ज़्यादा करंट तो ज़्यादा हीट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो ये मेल्ट हो जाएगी, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, एंड एक्सेस करंट, एक्सेस करंट विल नॉट
पास थ्रू डिवाइस, और जो एक्सेस करंट होगा वो डिवाइस तक नहीं पहुंचेगा। तो है ना, कितने काम की चीज़ है ना। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। ये दिया गया है आपका और फिर फ्यूज के बारे में दिया गया है, हाँ इतना ही दिया गया। फिर अपन अगला चलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो थोड़ा मैंने आपको जानकारी दे दी थी इलेक्ट्रिक पावर की, ठीक है, हम इसके डायरेक्ट एग्जांपल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि थोड़ी बहुत इस्तेमाल आई थी इलेक्ट्रिकल पावर के क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। हीट भी एक एनर्जी, तो हीट अपॉन टाइम, हीट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है VIT अपॉन टी, तो टी ओ टी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा, I²R। ठीक है, पावर क्या होता है, रेट एट विच एनर्जी डेसिपेटेड, रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड, किस रेट से एनर्जी आप खर्चा कर रहे हो। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हो, मतलब 1 मिनट में कितनी एनर्जी कर रहे हो आप, खर्चा कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपने 100 मीटर दौड़ लगा दी बहुत ही फास्ट 12 सेकंड में, तो जल्दी आपने खर्चा कर लिया एनर्जी। और वही 100 मीटर आप चल के जा रहे हो, तो आप एनर्जी क्या कर रहे हो, कम खर्चा किया आपने। ठीक है, तो वर्क तो दोनों में सेम किया आपने, आप सेम गए, डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेम फोर्स अप्लाई हुआ है ना, लेकिन आपकी एनर्जी किस रेट से निकल रही है वो क्या बताता है, पावर बताता है। ठीक है, तो हमने देखा था पावर के फॉर्मूले देखे थे, तो पावर के फॉर्मूला हमने देखा था I²R देखा था हमने फॉर्मूला। ठीक है, और पावर का एक और फॉर्मूला हमने देखा था V²/R। ठीक है, V²/R हमने फॉर्मूला देखा था पावर का। ठीक है, तो इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं, पावर को कंटिन्यू करते हैं। मैं पहले फॉर्मूले लिखवा लेता हूँ पावर का। पावर का एक फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू करंट, पावर का एक फॉर्मूला है वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन आर, मतलब या पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन आर, और पावर का तीसरा फॉर्मूला है I²R। ठीक है, ये बात समझ में I²R। P क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे पहचानेंगे, क्या होगा, V लिखा होगा नंबर के बगल में। करंट के कैसे पहचानेंगे, नंबर के बगल में A लिखा होगा। और रजिस्टर को कैसे पहचानेंगे, नंबर के बगल में ये सिंबल आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे पहचान लेंगे कि कौन सा नंबर किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब आप देखते हैं एग्जाम्पल 11.12। तो देखते हैं गिवन क्या क्या है। 220, देखो V दिया है ना, तो V दिया गया तो क्या होगा बेटा, वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना दिया है, 220। और बेटा क्या दिया गया है, A, नंबर वन में A है, तो A क्या बताता है, करंट। तो I कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। अब हमें बताना है पावर, क्या बताना है हमें, पावर। तो बताओ VI दिया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पहला, दूसरा या तीसरा फॉर्मूला, बताइए। क्या कठिन है पहचानना, अगर आपको फॉर्मूले पता हो तो ये कठिन एक भी नहीं है। तो हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, P = PI। तो V कितना होगा, 220, I कितना होगा, 0.5, तो हो जाएगा 22 × 5, तो 5 टू 10, 1 11, 110 वाट आ जाएगा। 110 वाट आ गया। ठीक है, कितना सिंपल है ना। अब एग्जाम्पल 11.13 लेते हैं। उसके पहले एक दिया गया है, देखिए कितना ये मैंने आपको बताया था कि जो बैटरी होती है वो इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं करती है। बैटरी का काम क्या होता है, तार में पहले से इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो रैंडम है, आवारा है, उनका कान पकड़ पकड़ के एकदम सीधा उनको करना, ये काम होता है। बोलिए, मैनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम इन इलेक्ट्रिक सर्किट। लोगों को लगता है कि जैसे बल्ब जल रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब जैसे आपको एनर्जी मिली तो आपने फूड को कंज्यूम किया ना, ऐसे ये लाइट दे रहा है तो मतलब करंट से ही आ रहा है, लाइट आ रही है, तो जब करंट से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है, यूज हो रहे हैं, उसी से आपका लाइट है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन जो आवारा है
उनको डायरेक्शन मिल रही है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, वी पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट्स इन इलेक्ट्रिक बल्ब, वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी यूज। तो वो बोला कि हम जो बिल पे करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन केवल डायरेक्शन देने के लिए, केवल इलेक्ट्रॉन को हम डायरेक्शन दे रहे हैं, उसका हम पैसा दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, केवल डायरेक्शन का, ठीक है। कोई चीज़ हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं इसमें, करंट में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, हाँ। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल 11.2 गिवन लिख लेते हैं, 11.13 एग्जाम्पल 11.3, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर यूज 400 वॉट, तो W लिखा है, W किसका होता है, यहाँ पे लिख देते हैं P पावर का, कैसे चलेगा पावर, क्या लिखा होगा नंबर के बगल में W, नंबर के बगल में क्या लिखा होगा W, तो हमें पता चल जाएगा पावर। तो पावर जो W लिखा है नंबर के बगल में, तो ये पावर होगा, तो पावर कितना दिया गया है 400 वॉट, ठीक है। और ऑपरेट्स फॉर 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे, फॉर द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेटिव फॉर 30 डेज, हमें दिया गया है 30 डेज एट 3 पर किलो वाट आवर, 3 रुपीज पर किलो वाट आवर, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको, बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि आपका बिजली का बिल कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे आप इसको, जैसे एक रेफ्रिजरेटर है, ये आपका रेफ्रिजरेटर है, और कितने वॉट का है 400 वॉट, कितने वॉट का है 400 वॉट, ठीक है। और कितना चलता है, मेरे ख्याल से दिया गया था 8 घंटा चलता है ना, 8 घंटा पर दिन, 8 घंटा चलता है, तो पर दिन कितना चलता है 8 घंटा, 8 आवर पर डे चलता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, बताइए, एनर्जी होती है हमारी पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है 400 और टाइम कितना ले रहा है 8, तो क्या हो जाएगा 3200 पावर का वॉट और टाइम का आर, वॉट आर हो जाएगा। ये हो जाएगी एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर डे, हर दिन कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है रेफ्रिजरेटर, 3200 वॉट आवर, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है हर दिन, ठीक है, हर दिन कर रहा है। तो महीने में 30 डेज में, तो अगर 1 डे का वो कर रहा है कंज्यूम 3200 वॉट आवर, तो 30 डे का कितना करेगा 3200 इंटू 30, तो कितना आ जाएगा 96,000 वॉट आवर। ये क्या आ जाएगा एनर्जी कंज्यूम 30 डेज, 30 डेज में इतना एनर्जी आपका रेफ्रिजरेटर कंज्यूम करे, कितना 96,000 वॉट आवर। अब इसको हम किलो वॉट आवर में करें तो क्या आ जाएगा एनर्जी हमारा 96,000 डिवाइड बाय क्या कर दोगे 1000 से, तो ये क्या आ जाएगा किलो वॉट आवर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी आपका आ जाएगा 96 किलो वॉट आवर। अब वो बोला है कि 1 किलो वाट आवर का 3 रुपये लगता है, जब 1 किलो वाट का 3 रुपये लग रहा है, ठीक है, 1 किलो वाट आवर का 3 रुपये लगता है, तो 96 किलो वाट आवर का कितना लगेगा 96 इंटू 3, इतना लगेगा, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 1 3 9 जा 27, 28, 288 रुपीज़, 288 रुपीज़। तो अगर आपका रेफ्रिजरेटर डेली का 8 घंटे चलता है, तो और महीने भर का जो बिल आएगा केवल रेफ्रिजरेटर के द्वारा वो आएगा 288, क्लियर है आपको 288 रुपीज़, ठीक है। देखो
आगे आंसर 288 रुपीज़। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन, करते हैं पेज 192, पेज 192 और इंटेक्स क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ करंट। ठीक है, करंट के द्वारा जो एनर्जी है उसका रेट कौन डिटरमाइन करता है? तो रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफर इज नोन एज पावर। इसका आंसर है पावर, या पावर उसको बोलते हैं। ठीक है, पावर। सेकंड, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, तो ए लिखा है तो क्या होगा बच्चों? करंट। और क्या दिया गया है? बी लिखा है तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और हमें टाइम दिया गया है, कितना टाइम दिया गया है? 2 आवर। और हमें निकालना है पावर, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे पावर का, V इंटू आई। वी कितना है? 220। आई कितना है? 5। 5 to 10 11 0। ये आ जाएगा आपका पावर। ठीक है, पावर आ जाएगा 1100 वॉट। क्लियर है आपको? है ना इजी ये? ठीक है, देखो बेटा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, मैंने 3 पार्ट्स बनाए, तीसरा पार्ट चल रहा है। फिर से देख लो पहले पार्ट को। मैंने एक एक टॉपिक ले रहा हूँ मैं एनसीईआरटी का, उसको इलाबोरेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक एक इंटेक्स क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप इतना ही कर लोगे पूरा, ये मोर देन सफिशिएंट है। अब इसके बाद मैं करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप फिर से, आप वही बुक तो ले ली होगी, मैंने हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी बुक अपने पास रखो, आप एक्सरसाइज खोलो और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है क्वेश्चंस की यहाँ पे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप तो देखिए क्या क्या है पहला क्वेश्चन। अ पीस ऑफ वायर और डिस्टेंस r is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is r dash, then the ratio of r and r dash. तो मैं समझाता हूँ क्या है। देखो एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस r है, उसको आपने काटा 5 भाग में, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5, 5 भाग में आपने काट दिया। इसकी लेंथ l थी, और जो भी कटे हुए पार्ट हैं उनको आपने पैरेलल में अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 5। तो आपने सबको पैरेलल में अरेंज कर दिया। ठीक है, पैरेलल में अरेंज कर दिया। अब हम जानते हैं R इक्वल टू रो L बाय ए होता है। क्या वायर का एरिया चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या वायर चेंज हुआ? मटेरियल चेंज नहीं हुआ। तो R प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। अब हर एक का लेंथ क्या हो गया है? L बाय 5 हो गया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? R बाय 5। तो ये भी R बाय 5 हो जाएगा, ये भी R बाय 5 हो जाएगा, R बाय 5, R बाय 5, R बाय 5। ठीक है, क्योंकि R प्रोपोर्शनल लेंथ है, लेंथ आपकी 1/5 हो गई है, तो R भी हो जाएगा 1/5। तो जब पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आप ये फॉर्मूला याद कर लो, ये होगा R अपॉन N। R हमारा क्या है? R बाय 5। और कितने हैं ये? 1 2 3 4 5, 5 है। तो हमारा जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा R बाय 25। कितना आ जाएगा? R बाय 25। उसी को ये बोला है R डैश। R डैश आ गया हमारा R बाय 25। अब वो बोला है रेशियो निकालो बच्चा R अपॉन R डैश का। तो R डैश हमारा क्या है? R बाय 25। तो R R कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा 25। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। डी में है ना 25। ठीक है, देखिए आई होप ये आगे समझ में आ गया होगा। एक वायर है, उसकी लेंथ L है, उसका डिस्टेंस R है, उसको 5 इक्वल भागों में बांटा गया है, तो हर एक की लेंथ क्या हो जाएगी? L बाय 5। अब जब मटेरियल और एरिया चेंज नहीं हो रहा है तो R प्रोपोर्शनल टू L है, तो आपका रेजिस्टेंस भी R बाय 5 हो जाएगा। आपने पैरेलल में अरेंज किया है, तो जब पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस होते हैं फॉर्मूला इक्विवेलेंट का होता है R अपॉन N। R आपका R बाय 5 है, N आपके 1 2 3 4 5 है। सॉल्व किया तो R इक्विवेलेंट ये आ गया। क्वेश्चन में R इक्विवेलेंट को R डैश बोला है, और फिर बोला रेशियो निकालो R अपॉन R डैश का, तो आ गया 25। आई होप ये समझ में आ गया। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। तो हम जानते हैं पावर का जो फॉर्मूले होते हैं वो होता है वी आई, फिर क्या होता है बच्चों, करेक्ट, वी स्क्वायर बाय आर, और फिर बच्चों क्या होता है आई स्क्वायर आर। तो कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि बी ऑप्शन है आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. What when it is operated at 110 volt the power consumed will be। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या होता है, पहले जो डिवाइस होती थी या बल्ब है उसमें लिखा होता है कि 100 वाट का बल्ब और किस वोल्टेज में जाएगा। जितनी भी है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वो दो चीज कंपनी हमेशा मेंशन करेगी, कितना पावर और वोल्टेज। जो वोल्टेज देगा वो मैक्सिमम वोल्टेज है, मतलब ये तुमने वोल्टेज लगाया पोटेंशियल डिफरेंस तो तुम्हें वो पावर मिलेगी। जैसे बल्ब में लिखा है 220 वोल्ट और 100 वाट, तो अगर तुमने 220 वोल्ट लगाया तो तुम्हें 100 वाट मिल जाए। अब बताओ अगर मैंने 110 वोल्ट दिया तो क्या 50 वाट मिलेगा? ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है वो अपन सीखने वाले हैं कि अगर वोल्टेज कम होगा तो क्या पावर होगी, और इसी में अगर वोल्टेज ज्यादा हुआ तो पावर नहीं होगी, वो चला जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा डिवाइस। ठीक है, तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला जानते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो ये हमारी ओरिजिनल पावर का फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिनल वोल्टेज मतलब जो कंपनी देती है पावर। जैसे 100 वाट जलेगा अगर 220 वोल्ट अगर आपने अप्लाई किया। फिर क्या हुआ, हमने वोल्टेज नया लिया, आर चेंज नहीं होगा क्योंकि डिवाइस चेंज नहीं हो रही, बल्ब चेंज नहीं हो रहा है। अब आप कर देना, अपन डिवाइड कर देते हैं। तो जब सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट करेंगे हम अपन, तो आ जाएगा P अपॉन P नॉट वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। P नॉट को यहां भेज देंगे तो पावर हमारी आ जाएगी P नॉट V अपॉन V नॉट का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, P इक्वल टू P नॉट V अपॉन V नॉट का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, P इक्वल टू P नॉट V बाय V नॉट का स्क्वायर। P नॉट V नॉट क्या है, जो ओरिजिनल थे, आपने जब चेंज नहीं किया था, जो कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड था। तो P नॉट कितना दिया गया है 100, P नॉट कितना दिया गया है 100, और V कितना दिया है नया वोल्टेज 110, और V नॉट पुराना वोल्टेज कितना था 220। तो क्या हो जाएगा 100, ये 1, ये 2, और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4। तो देखिए क्या आया 25 वॉट। ठीक है, 25 वॉट। देखो यूनिटरी मेथड नहीं चलता है कि वोल्टेज आधा किया तो पावर भी आधी हो गई, दैट इज द फिजिक्स, है ना। इसलिए आप पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत स्कोरिंग है, न्यूमेरिकल जनरली आते हैं, है ना। न्यूमेरिकल से बहुत ईजी फॉर्मूला आपको याद करना है, मैं आपको हर एक चीज़ का लॉजिक दे रहा हूँ तो आपको याद होंगे फॉर्मूले, है ना। और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, हमने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इंटेक्स पूरे कर डाले, एक्सरसाइज पूरी कर रहे हैं, ये काफ़ी है 10th क्लास के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं भटकना है। तो आई होप 25, तो आंसर क्या आएगा 25 क्या है डी, तो आंसर क्या आएगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन। Two conducting wires of the same material on equal length and equal diameters are first connected in series and then in parallel circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be। तो बोला है कि पहले सीरीज में लगाया गया सेम रेजिस्टेंस R और R का, और बैटरी भी सेम रखी है उसने, बैटरी भी क्या रखी है सेम। और फिर बेटू इसने बोला है कि पैरेलल में लगाया गया, पहले में लगाया गया सेम रेजिस्टेंस का, और बैटरी भी उनने सेम रखी है। ठीक है, तो अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, दो का एक कर सकते हैं। कैसे, ये सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है, सिंपल ऐड मार दो, तो ये इक्विवेलेंट हमारे हो जाएगा 2R, और कितनी बैटरी लगी है V वोल्ट की, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। पहले में जब रेजिस्टेंस सेम हो तो फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है जब रेजिस्टेंस सेम हो, R/N। तो R तो R ही है, और N कितना है 2, तो क्या हो जाएगा R/2। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2 के। अब कोई हीट का फॉर्मूला पता है आपको जिसमें
आर आता हूँ, वी आता हूँ, है ना, पता है ना। तो हम जानते हैं हीट का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय, इसका सीरीज का देख लेते हैं तो क्या आएगा, बैटरी तो सेम है वी स्क्वायर, और आर कितना है 2R। पैरेलल की हीट देख लेते हैं तो वी तो सेम है, बैटरी सेम है, और आर क्या हो गया है R/2। तो यही इसी को लिख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 2V² बाय R। अब बच्चा हमें रेशियो किसका किसका निकालना है, हमें रेशियो निकालना है सीरीज बाय पैरेलल का। तो हीट बाय सीरीज अपॉन हीट बाय पैरेलल। तो सीरीज में कितना था बेटू, V²/2R, और इसमें क्या था 2V²/R। तो R R V² कैंसिल, तो H सीरीज बाय H पैरेलल, ये आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा 1/4। तो ऑप्शन आ जाएगा सी से आपका, ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका सी, 1/4। क्लियर है आपको। हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो अगर आपको इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। इसका आंसर है बी, कनेक्ट वोल्ट मीटर, बी कनेक्ट वोल्ट मीटर पैरेलल टू resistance in which we have to calculate potential difference। जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उस रजिस्टर के पैरेलल आप क्या लगा दो, वोल्ट मीटर लगा दो। क्लियर है आपको, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉपर वायर डायमीटर 0.5 mm। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो हमें डायामीटर दिया गया है 0.5 mm, तो रेडियस हो जाएगा 0.25 mm। mm SI यूनिट नहीं है, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। फिर रजिस्टिविटी दी गई है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। फिर लेंथ पूछा गया है, रेजिस्टेंस दे दिया गया है 10 ओम, और पूछा गया है लेंथ। तो हमें रेडियस दिया है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया होता है πr², पाई के लिए होती है 3.14, और r है हमारा 0.25। यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये है 3.14, और ये है 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू क्या होता है, ρL/A। हमें L चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा RA/ρ इक्वल टू क्या हो जाएगा L। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। R कितना दिया बच्चों हमें 10, R कितना दिया गया है 10, A कितना है बेटा 3.14, 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन रजिस्टिविटी कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁸। ये आ जाएगा हमारा लेंथ। ठीक है, तो पहले 10 की पावर सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हो जाएगा 10 इंटू 3.14, ये हो जाएगा 25 625, और ये हो जाएगा 10⁻⁴ चला जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1.6 1 जा 1.6 2 जा 3.2 होता है, तो लगभग हम 2 से कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर दो 2 से आ जाएगा, एक 10 चला जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 जो 4 5, और 2 6 जा 12।
और ये 10 के बाद 3 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -9। ठीक है, 10 की पावर -9 हो जाएगा आपका, और ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -8, तो 10 की पावर +8 हो जाएगा। तो जाएगा 125 जीरो इंटू 10 की पावर -1, तो हो जाएगा 125, आ जाएगा 125। क्लियर है आपको ये? ठीक है, 2500, तो ये नीचे आना चाहिए 10 की पावर 4, तो 4 बचेगा। ठीक है, 4 3, थोड़ा सा लगता है गड़बड़ होगी यहाँ पे। यहाँ पे फिर से अपन देख लेते हैं कि 10 की पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये आपका ये नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से कर दिया है, ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 2 5 10, 5 12, 10 की पावर -6, और ये हो जाएगा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -8। तो -8, ये तो -4 बचेगा, है ना, और -4 ऊपर चला जाएगा तो +4 आ जाएगा, और 4 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, वही आएगा वही आएगा, सही है। चलो 125 मीटर, वो लगा कहीं गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, आप अपने से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला था मेन हमारा, R = ρl/a। जो वैल्यू दी गई थी हमने रख दिया, और जो निकालना था वो निकल गई वैल्यू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द वैल्यूज ऑफ करेंट फॉलोइंग इन अ गिवन रजिस्टर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बिलो। ठीक है, तो हमें इसमें रजिस्टेंस निकालना था, पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया है। तो देखिए यहाँ पे ये V है और ये I है। तो देखो V हमें दिया गया है, कुछ वैल्यू दी गई हैं, तो हम 2 2 ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 और 12, ऐसे करंट की ले लेते हैं वैल्यू अपन। 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 और 4। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 में 1.6 है, 0.5 में 1.6, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 1 में 3.4 है, 1 में 3.4, तो 1.6 मैंने गलत कर दिया है। 1.6 1.6 यहाँ पे आएगा, है ना। और फिर 1 में 3.4, तो लगभग यहाँ आएगा। फिर 2 में 6.7, 2 में 6.7, तो यहाँ आएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं ग्राफ बनाने को। अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस होता है स्लोप। रेजिस्टेंस क्या होता है? स्लोप। ठीक है, और स्लोप क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अपन ले लेते हैं, कोई y की वैल्यू ले लेते हैं। तो y की वैल्यू हमें क्या क्या दी गई है, तो ये वाली वैल्यू लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3.4 - 1.6, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 1 - 0.5। तो 3.4 को आप 1.6 से माइनस करोगे तो 1.8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.5, तो पॉइंट कैंसिल, 5 3 जा 15, 3.6 ओम। तो रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 3.6। ठीक है, तो ये आपका आ गया रेजिस्टेंस। ठीक है, स्लोप मतलब होता है जैसे ये जीरो स्लोप, अगर लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल है, और जैसे लाइन इंक्लाइन हो रही है तो स्लोप बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्या क्यों स्लोप के बराबर है? हम जानते हैं V = IR होता है। तो V/I क्या हो जाएगा? R। और स्लोप जो होता है वो होता है Y/X। देखो y में क्या है? V, और x में क्या? I। तो स्लोप क्या हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। जितनी लाइन आपकी इंक्लाइन होगी हॉरिजॉन्टल से, उतना ज़्यादा ही उस वायर का क्या होगा? करेक्ट, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 8। So when a 12 volt battery is connected to a unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere the resistance। तो बोला है कि एक अननोन बैटरी है, हमें उस अननोन बैटरी को निकालना है कि कितनी की अननोन बैटरी है। रेजिस्टेंस दिया गया नहीं व्हेन 12 वोल्ट दिया गया है।
और करंट कितना निकल रहा है इस बैटरी से 2.5 मिली एम्पियर। और पूछा है रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम जानते हैं, हमारे पहले देखिए एक ही फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर। तो V कितना है 12। अब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा एम्पियर में। तो मिली मतलब होता है 10 की पावर -3। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3 और ये हो जाएगा R। तो आपका बच्चा R क्या आ जाएगा, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -3। ये हो जाएगा 12 इंटू 1000 25 और 10 और दे दो इसको। तो 25 400 4 2 जा 8 4 1 जा 4। ये आ जाएगा ओम। इतना आपका ओम आ जाएगा 48,000 ओम। कुछ नहीं किया है अपन ने, मतलब सिंपल सा है यहाँ पे। तो सिंपल सा है अपन का, हमने V इक्वल टू आई आर बस फॉर्मूला लगाया है। हमें आई नहीं दिया था, बस यही ट्विस्ट था सीधा। तो हम जानते हैं मिली को कैसे चेंज करते हैं एम्पियर में, 10 पर -3। हमें SI में खेलना पड़ता है, MA नहीं A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 9th वाला। बोला है 9th में, बोला है कुछ रेजिस्टेंस दे दिया गया बच्चा। क्या क्या दे दिया गया है, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम। ये भी टू रेजिस्टेंस दे दिया गया है। और 12 ओम, 12 ओम। और बोला गया है कि 9 वोल्ट की बैटरी है। तो पूछा है कि कितना करंट निकलेगा, कितना करंट निकलेगा 12 ओम में, 12 ओम वाले रेजिस्टर में कितना करंट जाएगा। तो जो बैटरी से करंट निकलेगा वो 12 ओम में भी जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही तो रास्ता है। तो वही करंट जाएगा। तो हम जानते हैं जब ये सब सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सबका सम। तो क्या होगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। तो 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 1 1.4। तो ये हो जाएगा बेटा 13.4। अब V कितना दिया गया तुम्हारा 9 वोल्ट। तो हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो बेटा I क्या हो जाएगा V बाय R। तो V कितना है आपका 9 और ये कितना है इन 0.4। तो ये हो जाएगा 90 बाय 134 45 67। इसको आप सॉल्व कर लेना तो यही आपका आ जाएगा एम्पियर करंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये करंट निकला है यहाँ बैटरी से 45/67 एम्पियर। और एक ही रास्ता है तो वहाँ पे भी उतना ही जाएगा 45/67। आपकी मर्जी है, आप डेसिमल में करो या फ्रैक्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी 176 रेजिस्टेंस पैरेलल रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो देखिए यहाँ पे हम कितने रेजिस्टेंस लगा दें 176 ओम के, 176 ओम के हम कितने रेजिस्टेंस लगा दें कि वो पूरा ग्रुप क्या करें, वो पूरा ग्रुप 220 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पियर का करंट निकाले, कि वो पूरा ग्रुप 220 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पियर करंट निकाले। तो हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला जानते हैं। अब चीज़ें जब पैरेलल में होती हैं और एक ही टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट का R बाय N। यहाँ R कितना है 176, कितने हैं हमें नहीं पता N। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस यही हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज कितना दिया है हमें 220, टोटल करंट कितना दिया गया है 5 और टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 176 बाय N। और हमें N निकालना है। 11 2 जा 0 जा, 11 1 जा, 11 6 जा, 4 5 जा, 4 4 जा, 5 और 5 कैंसिल, क्रॉस में करो, N क्या आ जाएगा 4। तो अगर हम
176 ओम के 4 रजिस्टेंस लगाएंगे तो वो 4 रजिस्टेंस का ग्रुप 220 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पीयर करंट निकाल लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हाउ यू वुड कनेक्टेड 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम so that combination is resistance of 9 ohm and 4 ohm। देखो ऐसे क्वेश्चन अपन इन टेक्स्ट में किए थे। तो हमारे पास 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं और हमें चाहिए सबसे पहले 9 ओम। देखो तीनों को हम सीरीज में कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 6 12 18 18 तो चाहिए नहीं, और तीनों को पैरेलल में कर देंगे तो आंसर 6 से भी कम आएगा। ठीक है, तो हम इसमें मिक्सिंग करेंगे। तो मिक्सिंग देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि 2 हमने सीरीज ले ली और एक उसमें से पैरेलल ले लिया, तो ये 6 और ये 6। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 6। अब जब डिफरेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल में तो वहाँ फॉर्मूला होता है R1 R2 R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12 6 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12 18। तो 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 4 जा, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। तो हमें 4 ओम मिल गया। ये हमारा था ना कि 4 ओम कैसे बनाए, तो ऐसे बनाएंगे जब हमें 4 ओम मिलेगा। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं अपन कि 2 को पहले पैरेलल कर दिया, फिर एक को क्या कर दिया सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया 6 ये 6 और ये 6। तो जब सेम रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में तो हमें पता है फॉर्मूला पैरेलल का सेम सेम होते हैं रेजिस्टेंस अपॉन जितने हैं 2, तो ये हो जाएगा 3 ओम। तो ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ओम और ये बचा आपका 6 ओम। अब दोनों सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा दोनों का सम। तो जब दोनों का सम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 और ये हो जाएगा 9 ओम। क्या हो जाएगा आपका ये 9 ओम हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 6 9 ओम। इसमें कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाय एन। ये फॉर्मूला कब यूज होगा पैरेलल में होगा जब रेजिस्टेंस हमारे क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है, क्लियर है आपको ये बात है ना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। Several electrical bulbs are assigned to be used on 220 volts electric supply are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt? तो देखो यहाँ पे बल्ब लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं अपन। बल्ब लगाए गए हैं, कितने कितने वॉट के लगाए बल्ब हैं 10 वॉट के। ठीक है, 10 वॉट के बल्ब लगाए गए हैं। अब कितने लगाए हैं नहीं पता। ठीक है, और कितने वोल्ट की बैटरी है 220 वोल्ट की बैटरी है और करंट कितना आ रहा है 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ बल्ब्स। हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ बल्ब्स कितने यूज किया जाए। तो हम जानते हैं फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज इनटू करंट। ये हम जानते हैं फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई। अब चीजें अगर पैरेलल में होती है ना तो पावर एड अप हो जाता है। पावर क्या हो जाता है एड अप हो जाता है अगर चीजें पैरेलल में होती हैं। तो पावर एड अप हो जाएगा। एक बल्ब होता तो 1 इंटू 10, 2 बल्ब है तो 2 इंटू 10, 3 बल्ब होता 3 इंटू 10, n बल्ब होता तो क्या होता n इंटू 10। तो ये टोटल पावर, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है पैरेलल में। और टोटल वोल्टेज कितना है 220 और टोटल करंट कितना है 5। तो ये 0 0 कैंसिल, तो आपका n क्या आ जाएगा 110। तो अगर आप 10 वॉट के 110 बल्ब लगाओगे तो वो 110 बल्ब 10 वॉट के 220 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पियर का केवल करंट निकालेंगे। ठीक है, 110 बल्ब 10 वॉट के। ठीक है, केवल कितना करंट निकालेंगे 5। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल A and B each of 24 ohm resistance which may be used separately in series or in parallel. What are the current in 3 cases? तो बोला है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस हैं वो 24-24 के हैं। ठीक है, 24-24 के हैं और बैटरी जो आपकी है वो 220 की है। तो बोला है भाई करंट निकालो इस केस में। तो हम जानते हैं इसको अपन चेंज कर सकते हैं सीरीज में, तो 24-24 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा।
और बैटरी कितने की है, 220 वोल्ट की है, और हमें करंट निकालना है। तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, V इक्वल टू आई आर। अब V कितना है हमारा 220, I निकालना है, और R कितना है 48, तो 220/48 ये आ जाएगा हमारा I। 2 2 जा 2 4 जा 110 12 55, तो आ जाएगा 55/12 एम्पियर। ये हमने करंट निकाल लिया पहले केस में, जब रेजिस्टेंस सीरीज में थे और जुड़े थे 220 वोल्ट से। सेकंड पार्ट इसका क्या बोला है कि जब पैरेलल में हो। ठीक है, तो 24 ओम और जो बैटरी है वो 220 है। तो हम जानते हैं इस सर्किट को जब ये पैरेलल होता है तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है, R/N। R कितना है 24, N कितना है 2, तो ये हो जाएगा 12 ओम। तो ये हो जाएगा हमारा 12 ओम 220 वोल्ट, और हमें निकालना है I। तो फिर से हम लगा देंगे V इक्वल टू आई आर, तो ये हो जाएगा 220। I हमें निकालना है और R है आपका 12, तो हो जाएगा 220/12 इक्वल टू I। 2 6 जा 110 2 3 जा 55, तो आ जाएगा 55/3। ये आ जाएगा आपका करंट जब आपने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया। तो स्टेप बाय स्टेप करते रहो, चीज़ें काफ़ी आसान है। अगर आपके बेसिक बहुत अच्छा है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। फिर बोला है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 एंड 2 ओम। देखो यहाँ पे 1 ओम है, 1 ओम है, 2 ओम है, और बैटरी कितने की है 6 वोल्ट। ठीक है, और वो बोल रहा है कि पावर निकालना है हमें 2 ओम में, हमें पावर निकालना है 2 ओम में। तो पहले हम क्या करें, करंट निकालें। ठीक है, तो करंट निकालेंगे हम। तो करंट कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बैटरी कितने की है 6 वोल्ट की है, तो क्या लगा देंगे V इक्वल टू आई आर। तो V कितना है 6, I तो हमें निकालना है, और R कितना है 3, तो 6/3 इक्वल टू I, तो ये हो जाएगा 2, तो I क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। तो बैटरी से कितना करंट निकलेगा 2 एम्पियर, तो बैटरी से करंट निकलने वाला हमने निकाल लिया, तो यही करंट यहाँ जाएगा और यही करंट यहाँ जाएगा, क्योंकि एक ही रास्ता है। अब हमें पावर निकालना है, तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला एक होता है I²R। तो करंट हमने निकाल लिया कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, और R कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 8 वॉट। तो 8 वॉट पावर कंज्यूम होगा आपका 2 ओम के रेजिस्टेंस में। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड क्या है कि 4 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है, और हमारे जो रेजिस्टेंस हैं 12 ओम है और 2 ओम है, और हमारी जो बैटरी है वो 4 वोल्ट की है। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस बैटरी जुड़ा है, हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 है और इसका भी क्या है 4 है। अब हमें P निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, और किस में निकालना है 2 ओम वाले में, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे V²/R। तो V कितना दिया गया हमको 4, तो 4 का स्क्वायर, और R कितना दिया गया है 2, हमें पावर 2 में निकालना था। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 16/2, तो ये हो जाएगा आपका 8 वॉट। तो पावर क्या आ जाएगा आपका 8। तो इस तरह हमने सर्किट में हर एक रेजिस्टेंस पे हम पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक बार किया, आपने देखा, वीडियो देखा। ठीक है, एक बार रिवाइज करना है आपको, और फिर से एक्सरसाइज से क्वेश्चन करना है पूरा खुद से, इंडेक्स क्वेश्चन खुद से करो तो पूरा बनने लगेगा आपको। ठीक है, 1 से 2 बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें और क्लिक करेंगे आपको। फिर है 15th वाला। 15 में 2 lamps rated 100 watt at 220 and the 60 watt this are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line, the supply voltage is 220। तो बोला है कि एक
दो पावर दी गई हैं, दो पावर हमें दी गई हैं, और बैटरी दी गई है 220 वोल्ट सप्लाई की, ठीक है, और करंट हमें निकालना है, और एक दिया गया हमारा 100 वाट और एक हमें दिया गया है 60 वाट। तो मैंने आपको फिर से बताया था कि पैरेलल में पावर ऐड हो जाती हैं, तो टोटल पावर क्या होगा, 100 + 60 160, और हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला वी आई, सिम भी आती है ना वी आई, वोडाफोन आइडिया, उसे याद कर सकते हो, पावर इक्वल टू व्हेन यू हैव द सेम यू हैव गॉट द पावर। तो 160 और v कितना है 220, और आपको i निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 160 बाय 220, ये हो जाएगा आपका i। तो 0 0 कैंसिल, 2 8 जा 11 जा, तो आपका आ जाएगा 8/11, ये आपका आ जाएगा i 8/11। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया आपको कैसे आया 8/11। नेक्स्ट इसको करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16, विच यूजेस मोर पावर, कौन ज्यादा पावर यूज करता है। एक 200 वाट की टीवी, एक टीवी दिया गया है, टीवी की पावर दी गई है 250 वाट, और टाइम दिया गया है 1 आवर। तो हम जानते हैं एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, तो पावर है 250, टाइम है 1, तो पहले वाले की एनर्जी, टीवी की जो एनर्जी निकल के आ गई वो आ गई 250 वाट आवर। ठीक है, फिर बोला है टोस्टर, तो मान लो एक टोस्टर है, ठीक है, उसकी पावर कितनी दी गई है 1200 वाट, और टाइम कितना दिया गया है 10 मिनट, इसको हम आर में कर लेंगे तो हो जाएगा 10/60 आर, तो हो जाएगा 1/6 आर। तो फिर से पावर एनर्जी जो होता है, एनर्जी जो होता है वो क्या होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है 1200 और टाइम कितना है 1/6, तो करेंगे आप तो आ जाएगा 200, तो ये आ जाएगा 200 वाट आर, ये आ जाएगा एनर्जी ऑफ टोस्टर। तो देखो इसके 250 और ये, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है टीवी की वो ज़्यादा है एनर्जी ऑफ टोस्टर, टीवी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी इन कंपेयर टू टोस्टर। ठीक है, आई होप ये समझ में आपको आ गया। ठीक है ना, इजी क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट करते हैं अपन 17th, an electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service main of 2 tower, the rate at which heat, तो rate at which heat, rate at which heat इसको बोला जाता है बेटू पावर। तो पावर हमें निकालना है, ये सिंबल दिया गया है, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस क्या है बेटू 8, करंट ए दिया गया है तो करंट कितना होगा 15 होगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला निकाले थे पावर का, हमें फॉर्मूला पता है, पावर का फॉर्मूला क्या है I² R, तो I कितना है 15 का स्क्वायर और R कितना है 8, 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू 8, तो 8 5 जा 44, 16 22 16 18, 1800 वाट आ जाएगा पावर, पावर कितना जाएगा 1800 वाट। ठीक है, आगे बात समझ में ये आपको है ना। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब अगला चैप्टर जो हम फिजिक्स में लाएंगे वो लाइट चैप्टर करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वन शॉट। ठीक है, 1.5 घंटे का वीडियो था, आप उसको देख लेना, पूरे इंडेक्स क्वेश्चन करवाए हैं, पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी लंबा चला गया, पार्ट 1 भी 1.5 घंटे का था, पार्ट 2 भी 1.5 घंटे का, और ये भी ऐसे कुछ जा रहा है 1.5 घंटे का जा रहा है। ठीक है, सारे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, सब कुछ करवाया, आप देख लोगे तो सब बनने लगेगा आपको। तो अब ये देखते हैं इसका कि वाई टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट इन इलेक्ट्रिकल पंप नहीं लैम्प। ठीक है, तो टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, तो इसका आंसर है बिकॉज, बताया था ना, टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, why are the conductors of electric heating device such as bread toaster item made of alloy rather than pure metal,
जो टोस्टर हीटर्स होते हैं वो मेटल के नहीं बनते, हीटर के बनते हैं, क्योंकि आपने देखा जब टंगस्टन यूज किया तो ग्लास केसिंग थी, उसमें नाइट्रोजन गैस थी, क्योंकि नाइट्रोजन गैस आलसी गैस होती है, वो रिएक्ट नहीं करेगी, टंगस्टन की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। हीटर में तो खुले में रहता है, आसपास एयर होती है, उसमें ऑक्सीजन होगी, तो अगर मेटल यूज करेंगे तो मेटल रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। एलॉय रिएक्ट नहीं करता, एलॉय रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, इसलिए हम एलॉय यूज करते हैं। तो वी यूज एलॉय बिकॉज it does not react with oxygen, it does not react with oxygen। हम एलॉय यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, एलॉय रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन। फिर सी, और इसलिए भी क्योंकि एलॉय का जो रेजिस्टिविटी है वो मेटल से क्या है, काफ़ी ज़्यादा, तो रेजिस्टिविटी जाता है, रेजिस्टेंस जाता है, तो हीट भी ज़्यादा होगी। वाई द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट? सीरीज अरेंजमेंट हम क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि अगर हम सीरीज अरेंजमेंट यूज करेंगे और इसमें फॉल्ट आ गया, इस डिवाइस में फॉल्ट आ गया, तो ये सर्किट ब्रेक कर देगा और इस डिवाइस में करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो इफ वी कनेक्ट इन सीरीज, अगर हम सीरीज में करेंगे, ज्वाइन करेंगे, एंड देयर इज फॉल्ट इन वन डिवाइस, अगर एक डिवाइस में फॉल्ट आ गया, सर्किट विल ब्रेक, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड अदर डिवाइस विल नॉट वर्क, और बाकी डिवाइस वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर हमने यही चीज़ पैरेलल में किया, अगर हमने ये चीज़ पैरेलल में किया, तो अगर इसमें फॉल्ट आ भी गया लेकिन करंट ऐसे तो चला जाएगा, मान लो ये वाला करंट नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ तो करंट जाएगा ना, करंट को तो पाथ मिल गया, क्लोज पाथ, ठीक है। तो इससे पैरेलल में करते हैं कि अगर एक डिवाइस में फॉल्ट आएगा तो बाकी डिवाइस में तो करंट जाएगा, क्योंकि उसको क्लोज पाथ तो मिल रहा है ना, इसमें क्लोज पाथ नहीं मिलेगा, इसमें जैसे फॉल्ट आएगा तो पाथ ब्रेक हो जाएगा। इसमें यहाँ वाला पाथ तो ब्रेक हो गया, लेकिन ये वाला पाथ तो अभी भी है, तो अदर डिवाइस में जाएगा। इससे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जितने डोमेस्टिक सर्किट होते हैं आपके घर में जो भी है वो सब पैरेलल में अरेंज है। तो ये हो गया सी। अब डी करते हैं, हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? तो रेजिस्टेंस एरिया के साथ कैसे वेरी करता है? तो हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, जितनी मोटी तार होगी उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना। और करंट क्या होगा, ज्यादा, इसलिए एसी में करंट ज्यादा चाहिए, तार मोटी होती है क्योंकि रेजिस्टेंस कम, पंखे में करंट कम चाहिए, इसे तार पतली होती है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। अब ई वाला, वायर कॉपर एल्यूमिनियम वायर यूजली एम्प्लॉय फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। कॉपर और एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं? कॉपर एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो सस्ते हैं, कॉस्ट फ्रेंडली हैं, सस्ते हैं, और क्या होता है, रजिस्टिविटी इनकी क्या है, कम है, लेस है, रजिस्टिविटी क्या है, लेस है, या बोल सकते हैं कंडक्टिविटी क्या है, हाई है, कंडक्टिविटी हाई है, ठीक है। तो हमें तो चाहिए कि कोई चीज़ कंडक्ट तो करें, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हों, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी तो हो, जब तो वो मूव करें। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, वुड से करंट चला जाएगा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब बैटरी लगा दो लकड़ी में, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बैटरी को इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तब तो वो कान पकड़ कर उसको दिशा देगा हमारा इलेक्ट्रॉन को। तो इनमें काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम में होते हैं, जो तैयार हैं, बस उनको कोई डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन बैटरी अगर लगा दोगे डायरेक्शन मिल जाएगी, करंट आ जाएगा। So thank you so much for this giving me opportunity to deliver a lecture on electricity. Then we will meet on light chapter. Okay, thank you so much.